हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आज आपके सम्मुख परिवर्तन नामक कविता को लेकर उपस्थित हैं, जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में समाज में होने वाले परिवर्तन पे कवि ने बहुत मार्मिक वर्णन किया है। सीधे हम इसके व्याख्यांश पे विचार करेंगे, किंतु उससे पूर्व कुछ कठिन शब्दों को भी देख लिया जाए जो आपको दिक्कत ना दे। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगत की भाल, राशि राशि विकसित वसुंधा का वह यौवन विस्तार। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी। कठिन शब्द देख लिया जाए। पूर्ण पुरातन, पूर्ण पुरातन का अर्थ होता है वैभव से पूर्ण अतीत। वैभव से पूर्ण अतीत। पुरातन का अर्थ प्राचीन होता है, अतीत से होता है, लेकिन यहाँ दे रहा है पूर्ण पुरातन यानी वैभव से पूर्ण अतीत। सुवर्ण काल, सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्णम या स्वर्ण काल का अर्थ होता है युग, स्वर्णिम युग। भूतियों का अर्थ होता है वैभव, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ वैभव, अथवा ये भी कह सकते हैं ऐश्वर्य। वैभव अथवा ऐश्वर्य। दिगंत, दिग मतलब होता है दिशाएं, यहाँ दिगंत दिया यानी दिशा का अंत। छवि जाल, छवि जाल का अर्थ होता है ऐश्वर्य का सुंदर समूह। छवि जाल यानी ऐश्वर्य का सुंदर समूह। ज्योति चुंबित, ज्योति चुंबित जगत का भाल। तो ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश से जगमगाता हुआ या प्रकाशित हुआ। जगत मतलब संसार, भाल मतलब मस्तिष्क। तो सीधे हम इसके व्याख्या अंश पे विचार करें कि प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या कहा है। प्रस्तुत कविता में कवि संसार में होने वाले परिवर्तन पे विचार करते हुए कह रहे हैं कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। कह रहे हैं कि कवि सुमित्रा नंदन पंत समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण, पूर्ण पुरातन यानी परिपूर्ण वह हमारा प्राचीन युग, अर्थात हमारा वह अतीत, हमारे इतिहास का सुवर्ण काल, हमारे इतिहास का सुवर्ण काल कहाँ विलीन हो गया। पुनः मैं बता रही हूँ, कह रहे सुमित्रा नंदन पंत जी कि समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हमारा वह प्राचीन युग, हमारा वह अतीत, वह सुवर्ण का काल, हमारे इतिहास का स्वर्ण काल कहाँ विलीन हो गया, अर्थात कहाँ समाप्त हो गया। पुनः कह रहे भूतियों का दिगंत छवि जाल। उस समय चारों दिशाओं में ऐश्वर्य और समृद्धि व्याप्त थी। दिगंत छवि जाल यानी दिशाओं के अंत में चारों ओर ज्ञान का आलोक छाया रहता था। ज्योति चुंबित जगत का भाल। ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, यानी संसार में जगत का क्या अर्थ होता है, संसार में भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगा रहा था। भाल मतलब होता है मस्तक या मस्तिष्क, तो यह भाल मतलब मस्तक होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चारों ओर ज्ञान का आलोक संपूर्ण विश्व में भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगा रहा था। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। पुनः कह रहे हैं कि राशि राशि विकसित, अर्थात हम कह सकते हैं कि राशि राशि अर्थात चारों ओर मानो धरती का, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी या धरती का यौवन विकसित हो रहा था, उसका विकास हो रहा था। यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। पुनः कह रहे हैं स्वर्ण का वो सुषमा जब सा भार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण गो के गंध विया।
तो भृंगो यहाँ होगा भृंगो, भृंगो के गंध विहार। प्रसूनो मतलब होता है फूल, प्रसून मतलब फूलो, यहाँ प्रसूनो दिया है अर्थात फूलो। तो स्वर की सुषमा जब सवार। पुनः कह रहे हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत, तो उस युग की सुषमा को देखकर, उस युग की सुषमा मतलब होता है सौंदर्य, उस युग की सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, सभार, अब ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो धरा, मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती, धरा मतलब क्या होता है, धरती का आभार स्वीकार कर रही हो। पुनः एक बार बताओ, उस युग की सुषमा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती का आभार स्वीकार कर क्या कर रही हो, प्रेम क्रीड़ा कर रही हो। प्रेम क्रीड़ा, अभिसार, अभिसार का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, ये प्रेम क्रीड़ा करना या खेल करना, प्रेम रूपी क्रीड़ा करने के लिए धरती पे मानो क्या हो गई, आ गई हो, प्रेम रूपी क्रीड़ा करने के लिए मानो अभिसार धरा यानी पृथ्वी पर आ गई हो। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, पुनः कह रहे हैं प्रश्नों, प्रश्नों का अर्थ अभी बताए पुष्पों, तो कह रहे हैं कि मानो निरंतर खिलते रहने वाले अनेक प्रकार के फूल, प्रश्नों यानी फूलों या फूल धरती का श्रृंगार कर रहे थे। शाश्वत श्रृंगार, शाश्वत मतलब सदैव खिला रहने वाला सौंदर्य, यानी मानो कि पृथ्वी के सौंदर्य का वह श्रृंगार इस प्रकार कर रहे थे कि मानो पृथ्वी सदैव खिला हुआ प्रतीत हो रहा हो। स्वर्ग, भृंगो होगा, भृंगो के गंध विहार, तो स्वर्ग का अर्थ होता है स्वर्ग, भृंगो का अर्थ होता है भौरा, गंध का अर्थ होता है सुगंध और विहार का अर्थ होता है विचरण। पुनः एक बार बता दे रही हूँ, स्वर्ग का अर्थ होता है स्वर्ग, यहाँ भृंगो होगा, भृंगो का अर्थ होता है भौरा और गंध का अर्थ होता है सुगंध। जिनकी गंध से मतवाले सुनहरे, स्वर्ण, स्वर्ण नहीं, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ण दिया है, यानी स्वर्ण सुनहरे या स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान। भृंगो का अर्थ होता है भौरे, उन पे क्या कर रहे थे, मडराते हुए गुंजन कर रहे थे, गंध विहार, और भौरों को गुंजन ऐसा प्रतीत हो रहा था। आगे कह रहे हैं गूंज उठते थे बारंबार, गूंज उठते थे बारंबार, भौरों का गुंजन ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि अपने हृदय के, बारंबार बार बार भौरों का गुंजन ऐसा प्रतीत हो रहा था, सृष्टि के प्रथमोद्गार, मानो सृष्टि अपने हृदय के प्रथम उद्गारों को व्यक्त कर रही हो, मानो सृष्टि अर्थात ये संपूर्ण विश्व अपने हृदय के प्रथम उद्गारों को क्या करे हो, प्रथम उद्गारों को व्यक्त कर रही है। पुनः आगे कह रहे हैं कि नग्न सुंदरता थी सुकुमार, और उस समय चारों ओर छाया हुआ सौंदर्य क्या था, अत्यंत सुकुमार था। प्रकृति का वो नग्न सौंदर्य अत्यंत क्या था, सुकुमार था, अत्यंत कोमल था, अर्थात उसमें छिपाने का, नग्न का अर्थ होता है छिपाने की भावना नहीं थी। तो प्रकृति का वो सुकुमार सौंदर्य अत्यंत सुंदर था और उसे किसी प्रकार की छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। रिद्धि सिद्धि अपार, चारों ओर अपार वैभव और समृद्धि। रिद्धि सिद्धि का क्या अर्थ होता है, वैभव और समृद्धि छा रही थी चारों ओर। अपार यानी कि अधिक मात्रा में अपार, वैभव और समृद्धि छा रही थी। पुनः करें, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात। आए अर्थात आए, विश्व का स्वर्ण स्वप्न, वह जिस प्रकार प्रभात जागृत
नवीन उल्लास और सौंदर्य का उत्साह प्रतीक होता है, उसी प्रकार प्राचीन युग में भी इन्हीं समस्त गुणों और विशेषताओं से परिपूर्ण था। भावार्थ ये है कि उस स्वर्ण युग को याद करते हुए पुनः कवि कह रहे हैं कि आए आज पुनः वह विश्व का स्वर्णम स्वप्न, स्वर्ण के समान वह स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, संस्कृति अर्थात सृष्टि का वह प्रथम प्रभात का अर्थ यहाँ प्रभात है, प्रथम सवेरा पुनः आए। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात। कवि कह रहे हैं कि स्वर्ण युग याद करते हुए कह रहे हैं कि आज जीवन का वह सत्य, कहाँ वह सत्य यानी जीवन का वह सत्य, जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करने वाले, वे उपदेश देने वाले वेद विख्यात वेद कहाँ विलुप्त हो गए हैं। पुनः बता दे रही हूँ, कह रहे हैं कि आज जीवन का वह सत्य, कहाँ वह सत्य, जीवन को सत्यता देने वाले, जीवन को सहजता देने वाले, उपदेश देने वाले वह वेद कहाँ विलुप्त हो गए हैं। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात। आगे कवि कह रहे हैं कि जब यह युग था जब मानव को, दुरित का अर्थ होता है पाप, चाहे तो आप लिख सकते हैं दुरित पाप, दुरित मतलब पाप, दुख दीनता, दैन्य मतलब दीनता एवं गरीबी की सामना नहीं करनी पड़ रही थी। उस युग में अपरिचित जरा मरणभूप्रात मानव वृद्धावस्था और मृत्यु की विभीषिकाओं से पूर्णतः परिचित था। अपरिचित का अर्थ होता है जिसका बोध न हो, जिसका ज्ञान न हो। जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरण अर्थात मृत्यु की विभीषिकाओं, भ्रूपात यानी विभीषिकाओं से वो पूर्ण रूप से परिचित नहीं था। भ्रूपात का अर्थ होता है भवों का संकेत या गिरना भी होता है, तो मनुष्य को इस सब का संकेत नहीं था। वृद्धावस्था और मृत्यु की विभीषिकाओं से मनुष्य पूर्ण रूप से अपरिचित था। यहाँ तक इम्पोर्टेंट कवर किए हैं। ये दूसरा है, इसके आगे भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। लगातार 1 वर्ष के अंतराल में इसको बार बार पूछा गया है। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सास। पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। शिशिर का अर्थ होता है जाड़ों की ऋतु, मधुमास बसंत ऋतु, मिथ्या का अर्थ होता है झूठा। तो कभी मानो प्रश्न करते हुए विचार कर रहा है कि क्या अतीत के सब दृश्य झूठे थे, हाय सब मिथ्या बात। हमारे जो अतीत थे उन अतीत के सब दृश्य क्या थे, क्या मिथ्या झूठे थे। मिथ्या मतलब झूठा, झूठे थे। पुनः विचार करते हुए कह रहे हैं आज तो सौरभ का मधुमास, सुगंध से भरा हुआ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, सुगंध से भरा हुआ मधुमास, वसंत ऋतु, वसंत शिशिर, बसंत शिशिर ऋतु में मानो परिवर्तन होकर भरता सुन्नी सांस, निर्जनता में गहरी सांस भर रहा हो। पुनः एक बार बता दे रहे, इंपॉर्टेंट है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से चलेंगे। कवि प्रश्न करता है कि क्या अतीत के सब दृश्य झूठे थे, हाय सब मिथ्या बात। मिथ्या मतलब झूठा, क्या अतीत के सब दृश्य झूठे थे। सुगंध से भरा हुआ, सौरभ अर्थात सुगंध से भरा हुआ, मधुमास अर्थात बसंत, शिशिर ऋतु में परिवर्तन होकर निर्जनता में गहरी सांस भर रहे हो, अर्थात वसंत के समान सुखद जीवन शिशिर के समान शून्य और दुखी जीवन में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, बदल क्या है। कवि इसी पे विचार कर रहे हैं। पुनः आगे कह रहे हैं कहीं मधुरित की गुंजित डाल, वही मधुरित की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार, अंकिचनता में निज तत्काल सिर उड़ती जीवन है भार। अंकिचनता मतलब होता है निर्धनता,
तो हम यहाँ कठिन शब्द देख के पुनः उसकी व्याख्या पे विचार करेंगे। कह रहे हैं वसंत मधु ऋतु, वसंत ऋतु में भ्रमर समूह से गुंजित डाल, गुंजयमान वृक्षों की शाखाएं, डाल मतलब वृक्षों की शाखाएं। वसंत ऋतु में गुंजयमान वृक्षों की शाखाएं जो अपने नवविकसित यौवन के भार से क्या हो गई हो, झुक गई हो। नव विकसित यौवन के भार से झुक रही हो या झुकी रही थी। आज अपनी अंकिचनता मतलब निर्धनता को देकर क्या हो जा रही है, निज तत्काल अचानक सिहर उठती है। सिहर उठती अर्थात काँप उठती है और सोचने लगती है, विचार करने लगती है, जीवन है भार, यह जीवन ही क्या हो गया है, भार हो गया। यह जीवन ही मानो अब क्या हो गया, भार हो गया है। इम्पोर्टेंट है, बहुत आराम से चलेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। पूरा कोर्स यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पुनः कभी स्पष्ट कर रहे हैं कि समय परिवर्तनशील है। आज पावस नदी के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, प्रातः के सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसके आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सारे परिवर्तन का जो भाग दूसरा, इसमें भाग नहीं पद दूसरा जो है, ये जितने भी चार चार करके मैं दिए सारे इंपोर्टेंट, एकदम इसे रट डालिए। कह रहे आज पावस नदी के उद्गार, आज तो नदी वर्षाकालीन तीव्रता को प्रकट कर रही है और अपनी बाढ़ में सब कुछ बहाकर ले जा रही है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, आज तो पावस नद मतलब होता है नदी, पावस यानी कि यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन कर, वर्षा ऋतु की नदी। आज तो नदी अथवा कहते हैं वर्षाकालीन तीव्रता को प्रकट कर रही है। नदी पावस यानी वर्षा काल की तीव्रता को प्रकट कर रही है। अपनी बाढ़ में सब कुछ क्या कर रही है, बहा ले जा रही है। वर्षा ऋतु बीत जाने पर वह नदी जलहीन होकर एक पतली सी धारा बनकर रह जाती है और काल के बनते चिन्ह कराल, काल का चक्र उसके तल में क्या रह जाते हैं, चिन्ह, मानो कराल भयंकर चिन्ह बन के रह जाते हैं। अथवा कह सकते हैं कि प्रलय की चिन्ह मात्र छोड़ जाता है। पुनः मैं इस लाइन को बता दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन है। काल के बनते चिन्ह कराल, काल का अर्थ होता है काल चक्र, उनके अर्थात परिवर्तन के समय के अनुरूप चिन्ह, पद चिन्ह को, कराल मतलब भयंकर चिन्ह को छोड़कर चले जाते हैं। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कभी वह प्रातः का सोने का संसार, जिस प्रकार पुनः उदाहरण देते हुए कवि इस भाव को स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रातः होने पर जिस प्रकार सूर्य की स्वर्णिम प्रकाश अथवा ज्योति अथवा किरण से भरकर पूरा संसार क्या हो जाता है, सोने यानी सुनहरे या सुनहला रूप धारण कर लेता है, सुनहला रूप धारण कर लेता है। किंतु दिन बीतने पर जला देती संध्या की ज्वाल, अर्थात संध्या काल होने पे संध्या की ज्वाल, सूर्य की वह लाल रोशनी उसे जलाकर क्या कर देती है, जला देती संध्या की ज्वाल, मानो जला करके भस्म कर देती। भावार्थ ये है कि प्रातःकालीन सूर्य मानो स्वर्णिम प्रकाश प्रदान करता है, किंतु संध्याकालीन सूर्य मानो अंगारे रूपी लाल या लाल अंगारे प्रस्तुत करके मानो क्या कर देता है, जलाकर भस्म कर देता है। स्पष्ट हो गया होगा भावार्थ। इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट, इसको रट डालिए। मैं बार बार कह रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिया गया, परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे रट डालिए। नर नारियों करें अखिल यौवन के रंग उभार, अखिल यौवन के रंग उभार, रंग उभार, ध्यान दीजिए। कवि सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि यौवन के यौनावस्था में नर नारियों में
जो मांसल शरीर संपूर्ण रंगों को क्या कर करके और उभार कर अत्यंत आकर्षक और मनोरम दिखाई पड़ते हैं। भावार्थ यह है कि यौनावस्था में वही मनुष्य का शरीर अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, किंतु जब वही वृद्धावस्था आता है, हड्डियों के हिलते कंकाल, तो वृद्धावस्था आ जाने पर वही हड्डियों के कंकाल जैसे दिखाई देने लगते हैं, अर्थात मात्र हड्डियों के कंकाल सा हिलता हुआ वह शरीर प्रतीत होने लगता है। कचोके चिकने काले ब्याल। कचो का क्या अर्थ होता है? कचो का अर्थ होता है केस। आप लिख लीजिए, कचो का अर्थ होता है केस, इसे रट भी लीजिए। केस की परिभाषा है, बाल का परिभाषा है। तो कचोके चिकने काले ब्याल, कचो का अर्थ होता है केस, उनके काले सर्पों के समान। ब्याल का अर्थ होता है सर्प, पुनः मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ब्याल सर्प की परिभाषा है, तो ब्याल का अर्थ होता है सर्प। कह रहे उनके काले सर्पों के समान चिकने, चिकने का अर्थ चिकने ही होगा, लंबे और घुंघराले बाल, मानो सर्प की केचुली, केचुली उनके वस्त्र होते हैं सर्प की केचुली के समान मिलन, कास के फूलों के समान, कास एक पुष्प का नाम है, कास के फूलों के समान सफेद, और सिवार मतलब होता है काई, काई के समान उलझे दिखाई पड़ने लगते हैं। पुनः मैं इन तीनों का अर्थ बता दे रही हूँ। कह रहे हैं कि सर्प की केचुली के समान, केचुली सर्प की केचुली के समान मलिन, वृद्धावस्था की बात हो रही है, तो सर्प की केचुली या सांप की केचुली के समान मलिन या मैला, कास के पुष्प के समान सफेद, और सिवार का अर्थ होता है काई के समान उलझे दिखाई पड़ने लगते हैं। वृद्धावस्था का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। पुनः कह रहे हैं गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। इस प्रकार संसार में सभी के जीवन में 4 दिन की चांदनी रहती है और फिर उनके जीवन में भयानक हाहाकार भर जाता है। गूंजते हैं सबके दिन चार, यानी सबके जीवन में वही 4 दिन की चांदनी रात ही रहती है, 4 दिन का चौकन्या रात रहता है, उजाली भरी रात रहती है, फिर जीवन में वह भयानक हाहाकार भर जाता है। स्पष्ट हो गया होगा? कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत जल्दी हम परिवर्तन का पार्ट 2 लेकर आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिवर्तन का 3 चैप्टर 3 भाग लेकर उपस्थित होंगे आपके सम्मुख। तीनों ही भाग परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।